कई सारे स्टूडेंट लगातार पूछ रहे हैं कि यूपी पीसीएस 2025 का प्रीलिम्स कैसे क्लियर किया जाए। देखिए, 3 चीजें अगर आपने कर ली तो चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल, लेंथी, हर हाल में आप यूपी पीसीएस 2025 का कट ऑफ निकाल सकते हैं। प्रीलिम्स का, प्रीलिम्स में सिर्फ कट ऑफ निकालना है। 3 चीजें करनी है। पहला ये कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल 2025 वाला, अपडेटेड वाला, जो अभी हमने 2025 के लिए बनाया है, कंपाइलेशन लिस्टिंग नई 2025 तक अपडेटेड, रिवाइज्ड, उससे आप पढ़ाई कर लो, ठीक है। और एससीएस की पेड क्विज और एससीएस की टेस्ट सीरीज, इन दोनों से प्रैक्टिस कर लो। सिर्फ इतनी 3 चीजें आप जो है, आप 4000 या 6500 वाला या 9000 वाला बैच लेके उसको स्ट्रिक्टली प्रीलिम्स तक फॉलो कर लिया तो आराम से हर हाल में आपका प्री का कट ऑफ क्लियर हो सकता है। पिछले 9 साल से हर बार हम प्रूफ भी दे रहे हैं लगातार। प्रीलिम्स के एग्जाम में जो 150 क्वेश्चन 200 नंबर वाला पेपर है ना, उसमें हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिलेक्शन मटेरियल, टेस्ट सीरीज और पेड क्विज से मिला के करीबन 120 से 125 क्वेश्चन आते हैं, जो कि कट ऑफ निकालने से बहुत ज्यादा होते हैं। इवन अगर आप हमारी एससीएस की पेड क्विज और टेस्ट सीरीज भी लगा लो तो पेपर के, प्रीलिम्स पेपर के करीबन 40% से ज्यादा क्वेश्चन आपको इन्हीं दोनों से मिल जाते हैं बस। यूपी पीसीएस 2025 की मेंस की सिलेक्शन तक की तैयारी के भी बैचेस चल रहे हैं। आंसर राइटिंग का भी चल रहा है, टेस्ट सीरीज का भी चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी पीसीएस 2026 की प्री और मेंस की सिलेक्शन तक की तैयारी के भी बैचेस जो है स्टार्ट कर दिए गए हैं। पूरी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव एकदम शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी का फाउंडेशन बैच 2026 का जो है स्टार्ट हो चुका है। आप इसको ज्वाइन करके सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बैच ज्वाइन करिए, प्री और मेंस कंप्लीट वाला, और एग्जाम तक बस उसको फॉलो कर लो। सब कुछ उसी में प्रोवाइड होगा। वन स्टॉप डेस्टिनेशन बैच है, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव, पूरी जो है उसमें सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, बेसिक किया जाएगा, 3 स्टेज की स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। उसमें बेस क्लियर कराया जाएगा, फाउंडेशन क्लियर कराया जाएगा, पीवाईक्यू दिए जाएंगे, डेली प्रैक्टिस होगी, सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, पूरी आंसर राइटिंग होगी, एसे राइटिंग होगी, हिंदी राइटिंग होगी, जो भी चीजें एग्जाम को निकालने के लिए जरूरी है सब कुछ उसमें कराया जाएगा। आरओ का भी मेंस का जो है सिलेक्शन तक की तैयारी का बैच चल रहा है। आरओ 2026 का वैकेंसी का भी हम बैच चालू करेंगे अगस्त से। बीपीएससी की भी सिलेक्शन तक की तैयारी का बैच चल रहा है। यूकेपीएससी 2026 का भी सिलेक्शन तक की तैयारी का बैच स्टार्ट कर दिया गया है। यूकेपीएससी 2025 का मेंस का कंप्लीट 75 पॉइंट का सिलेक्शन मटेरियल, आंसर राइटिंग, हिंदी राइटिंग, एसे राइटिंग का भी बैच चल रहा है। आप उसको ज्वाइन करके, हमारे 3 नंबर है सिर्फ, 8564880530, 7523864455 और 9696066089। इन तीनों नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी लेके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जेन्युइन और ऑथेंटिक जो है ग्रुप में जुड़ के सारा सिलेक्शन की तैयारी कर सकते हैं। हमारा मटेरियल कहीं भी जो है मार्केट और स्टेशनरी बुक शॉप में नहीं मिलता है। सिर्फ इन 3 नंबर के थ्रू अगर आप हमारे पेड ग्रुप में आते हैं तभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अदरवाइज किसी तरह से हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पर्यावरण से जुड़े हुए कुछ नियम कायदों को देख लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। यह एक महत्वपूर्ण वीडियो है। कोई भी परीक्षा आपको देनी हो, बिना सोचे समझे इसको देख लीजिए, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न तो आते ही हैं। मतलब पर्यावरण की संबंधित पॉलिसीज इत्यादि पूछी ही जाती हैं। कौन सा एग्जाम है जिसमें कि ना पूछी जाती हो? मतलब आपके ग्रेजुएशन और पीजी के एग्जाम की बात नहीं हो रही है, जो इस तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, है ना। तो आइए देखना शुरू करते हैं। इसमें बाइलिंगुअल है, आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। अब वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारी नीतियां हैं, लेकिन उसमें से आपको पढ़ना कौन कौन सा है ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ वही सारे दिए हुए हैं। ये टेबल बनी हुई है, इसमें एक तरफ कानून या नीति दिया हुआ है, फिर बीच में समय दिया है, कब आई थी, उद्देश्य दिया है। बिना उद्देश्य के कोई पॉलिसी या कोई एक्ट नहीं जारी होता है, ठीक है। तो पहला अपना भारतीय वन अधिनियम है, जो कि अंग्रेजों के जमाने का है, 1927 का। उद्देश्य था जंगलों का संरक्षण, वन अपराधों की रोकथाम, जो भी वहां पर तस्करी या फिर कोई भी मारकाट मची हुई है उसको रोकना, और वन्य जीवों की सुरक्षा करना। हालांकि इस पूरे कानून की आड़ में अंग्रेज अपना फायदा खूब निकालते थे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आप सभी जानते हैं, 1972 का है। इसमें जितनी भी इंडेंजर्ड स्पीशीज यानी लुप्त प्राय प्रजातियां हैं उनकी रक्षा करना, उसके साथ साथ नेशनल पार्क्स और अभयारण्य यानी जो सेंचुरीज हैं उनकी स्थापना करना, ये सारा इसका उद्देश्य था। कुल मिलाकर वन्य जीवों का संरक्षण, जैसा नाम है वैसा काम। अगला अपना बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है, जो कि 2002 का है। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं वो हमारी जागीर नहीं है। हम उन संसाधनों का ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे वो हमें विरासत में मिले हैं। तो विरासत में मिले हैं वो तो ठीक बात है, लेकिन अकेले हम ही को विरासत में नहीं मिले हैं, वो सारी जीव जाति के हैं, समस्त जीवों के हैं। लेकिन मनुष्य इन्हें एकाधिकार में ले लेता है कि हम इस्तेमाल करेंगे, फिर जो बचेगा उसको हम देंगे। गर्मी के मौसम में चिड़ियों के लिए पानी रखता है, मतलब कुछ दयालु लोग रखते हैं, और बड़ा गर्व के साथ कहते हैं कि मैंने चिड़ियों को पानी पिलाया, दाना डाला। आप उनके हिस्से का भी खा रहे हैं, तो ये तो आपका कर्तव्य बनता है, इसमें कौन सी बहादुरी है ना। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब हम लोग सोचते हैं ऐसा कि ये बहुत गर्व की बात है कि हम संरक्षण कर रहे हैं, असल में वो हमारा उत्तरदायित्व है, क्योंकि हमने उनके हिस्से के भी
संसाधनों को नष्ट कर दिया है। ठीक है, तो इसलिए अब आवश्यक है कि जैविक संसाधनों का हम सतत इस्तेमाल करें, यानी जितनी आवश्यकता है उतना ही लें, बल्कि कम ही लें, ताकि अगली पीढ़ी भी इस्तेमाल कर सके और हमारे साथ जीने खाने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनको भी गुजर बसर का मौका मिल सके। ठीक है, तो उसी उद्देश्य से लाया गया 2002 का जैव विविधता अधिनियम। वन अधिकार अधिनियम 2006 का है, वनवासियों और जनजातीय समुदायों के वन अधिकारों की रक्षा, क्योंकि जंगल से ही इनकी जीविका चलती है, जंगल में ही इनका जीवन पूरा व्यतीत होता है। अगर वो नहीं रहेंगे तो ये भी नहीं रहेंगे, इसलिए इनके अधिकारों की रक्षा आवश्यक है। अब यहाँ पर्यावरण के संरक्षण से जुड़े हुए कानून हैं, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986 का। अभी हम लोग डिटेल में भी देखेंगे, जिन चीज़ों को आवश्यक है विस्तार से देखेंगे। तो पर्यावरण की सुरक्षा और प्रदूषण का नियंत्रण, यह इसमें मुख्य बिंदु है। जल प्रदूषण और निवारण नियंत्रण अधिनियम जो दिखाई दे रहा है, मतलब वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट इसको कहा जाता है, ये 1974 का है। और इसका उद्देश्य है, पहली चीज़ तो जल संसाधन जितने भी हैं उनकी सुरक्षा करना, और दूसरा जो जल प्रदूषण फैल रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, उस पर कंट्रोल करना। सिर्फ संरक्षण से काम नहीं बनेगा, बल्कि उसके प्रदूषण को रोकना होगा। एक और है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, जैसे जल के लिए था वैसे हवा के लिए भी है। वायु की गुणवत्ता को बनाए रखना और वायु प्रदूषण को कम करना, और ये 1981 में आया था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम यानी एनजीटी एक्ट इसको कहा जाता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। इसमें जितने भी पर्यावरण से जुड़े हुए मामले हैं उनकी सुनवाई और निपटारे से संबंधित एक संगठन को या एक संस्था को बनाने की बात की गई थी, और उसी के चलते एनजीटी की स्थापना होती है, मतलब एक ट्रिब्यूनल स्थापित किया जाता है। अदालतों में फाइलों का लंबा लंबा ढेर रहता है, तो उन लंबित अदालती मामलों में पर्यावरण से संबंधित जो मुद्दे हैं, पर्यावरण के हित से संबंधित जो मुद्दे हैं वो भी लटक जाएंगे। इसीलिए इनके लिए अलग से एक संस्था बनाने की बात की गई, और ये एक्ट उसी से संबंधित है, 2010 का है। आगे आप देख रहे हैं राष्ट्रीय वन नीति को 1988 की है। वनों की रक्षा और सतत विकास, वनों का सतत विकास, ये इसका उद्देश्य है। राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना यानी नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान इसको कहा जाता है, ये 2008 यानी 2008 का है। इसका उद्देश्य भी वही है जैसा नाम है, यानी जैव विविधता का संरक्षण और उसका धारणीय इस्तेमाल यानी सतत इस्तेमाल। राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन यानी नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2008 का है। जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा, जल और कृषि में सुधार लाया जाए, क्योंकि ऊर्जा के स्रोत जो अभी हमारे पास हैं वो ऐसे हैं कि एक दिन समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, जीवाश्म ईंधनों पर हमारी पर्याप्त निर्भरता है, और वो सारे सीमित मात्रा में हैं, जितने अंदर जमीन में दबे हुए हैं उतने ही हैं, और वो भी जो हमारे हिस्से के हैं। प्रदूषण उनसे अलग से फैलता है। तो हम ऐसे स्रोतों की ओर अपना रुख करें, और कर भी रहे हैं, जैसे सौर ऊर्जा है और तमाम चीज़ें हैं जो कि अक्षय ऊर्जा के स्रोत हैं, कभी जल्दी समाप्त नहीं होंगे। मतलब जब तक सूर्य है तब तक सौर ऊर्जा है, ऐसे ही तमाम चीज़ें, भूतापीय ऊर्जा और अन्य स्रोत भी दिखाई देते हैं। तो जलवायु परिवर्तन की ये योजना उसी से जुड़ी हुई है। इसके साथ साथ आप देखें राष्ट्रीय पर्यावरण नीति है 2006 की है। सतत विकास और पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखना, यही इसका उद्देश्य है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन। समय साथ साथ देखते रहिएगा। आगे चलें, अब यहाँ से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम थोड़ा विस्तार से देखेंगे 1986 का, और इसको लाने की नौबत क्यों आती है, क्योंकि भोपाल गैस कांड हो जाता है इससे ठीक पहले 1984 में दिसंबर के महीने में, 3 से 4 दिसंबर, माफ कीजिएगा 2 से 3 दिसंबर। और वो घटना ऐसी रहती है कि कार्बाइड फैक्ट्री जो होती है ना, वहाँ एक रिसाव होने लगता है, मतलब टेक्निकल गड़बड़ की वजह से प्लांट के फटने का खतरा पैदा हो जाता है। तो वहाँ से गैस को रिलीज कर दिया जाता है, और गैस रिलीज करने से पहले चेतावनी जारी की जाती है, लेकिन तुरंत चेतावनी दे के तुरंत रिलीज कर दिया। रात का समय रहता है, लोग सोए हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं है, और ये कई किलोमीटर के दायरे में पूरी तबाही फैला देती है। हजारों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। ठीक, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये सरकारी रिकॉर्ड है कि 4000 मारे गए, उससे ज़्यादा ही इसमें घायल और हताहत हुए थे। घायल का मतलब ये कि इस गैस के प्रभावों से पीड़ित हुए थे। ठीक, तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे परमाणु बम का ब्लास्ट करने से पहले 5 मिनट पहले बताइए कहाँ जाएंगे, तो वही स्थिति इसमें भी है। गैस कितनी तेज ट्रेवल करती। तो उसके बाद ये तय किया गया भारत सरकार के द्वारा कि अब पर्यावरण के संरक्षण के लिए थोड़ा गंभीरता से प्रयास किए जाएंगे। तो संविधान का अनुच्छेद 253 इसके तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया, और यह अधिनियम पारित होता है मार्च में। 19 नवंबर 1986 को जाकर ये लागू होता है। पारित होने की तारीख मार्च की है, सर्दी आ जाती है इसको लागू होने में। तो वो चीज़ें आप देख रहे हैं। उद्देश्य क्या है, तो 1972 का जो हमने मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था, उसमें जो कस्में वादे किए थे, मतलब प्रतिबद्धताएं जाहिर की थी, उनको पूर्ण करना, उस लक्ष्य को प्राप्त करना।
और प्रमुख लक्ष्य ये था कि पर्यावरण को पूरी तरह से संरक्षित किया जाए, प्रदूषण और प्रदूषक तथा खतरनाक पदार्थ कौन कौन से हैं उनको चिन्हित किया जाए और फिर उनके उन्मूलन पर या उनके निराकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाए। देश में एक स्वस्थ पर्यावरण सुरक्षित होना चाहिए या सुनिश्चित होना चाहिए। और 1980 यहाँ आप देखें 1980 का जो समय है, इस समय भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना की जाती, ठीक है। और बाद में 1985 में पर्यावरण और वन मंत्रालय के नाम से ये जाना जाने लगता है। 2014 में इसका नाम थोड़ा सा और परिवर्तित किया गया। ये एक अलग से फैक्ट इसमें जोड़ा गया है, ये आपके लिए उपयोगी है, देख रहे हैं आप। तो मई 2014 में इसका नाम फिर से बदला जाता है और नया नाम आप सभी जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसमें जलवायु परिवर्तन शब्द और जोड़ दिया जाता है। अगला अपना है भारतीय वन अधिनियम 1927, ठीक है। तो भारतीय वन अधिनियम 1927 आप जैसा कि पीछे देख कर आए हैं, ये अंग्रेजों के समय का है। अंग्रेजों के अधीन लागू किए गए जितने भी कानून थे उन्हीं पर ये आधारित था, मतलब उन्हीं के द्वारा बनाया भी गया था। तो इनमें से सबसे प्रसिद्ध अधिनियम 1878 वाला पीछे का था, थोड़ा और पीछे चले गए हैं। कुल मिलाकर 1878 और 1927 ये दोनों ही एक्ट, इनका संबंध वन क्षेत्र और जो वन्य जीव हैं उनके संरक्षण से। इसमें जो अवैध वनों की कटाई हो रही है वो सब भी उसको रोकने का प्रावधान शामिल था। वन उपज के आंदोलन और पारगमन को विनियमित करने के लिए और लकड़ी पर लगाए जाने वाले टैक्स और वन उपज की मांग को सुनिश्चित करने के लिए अंग्रेजों ने कुल मिलाकर अपने फायदे को सिद्ध करने के लिए इस अधिनियम को प्रस्तुत किया था। भारत के जंगलों और भारत की पर्यावरण संपदा से इन्हें भला क्या लेना देना, इन्हें तो सिर्फ लेना देना है शोषण करने से। ये एक औपनिवेशिक शासक है, मतलब ये इंडिया को एक तरह से कॉलोनी बनाकर एक्सप्लोर कर रहे थे, यही इनका उद्देश्य था, आने का पर्पज़ यही था। तो वो पर्पज़ ये भूल कैसे सकते हैं। तो हमारे प्राकृतिक संसाधनों को सिर्फ यही इस्तेमाल कर पाएँ और हमारे लोग उससे वंचित रह जाएं, इसलिए इन्होंने वन कानूनों को इस हिसाब से डिज़ाइन किया था। दिखावा तो यही था कि हम वन्य जीवों की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन असल में पीछे बात कुछ और थी। आगे आप देख रहे हैं इस अधिनियम का वनों पर निर्भर समुदायों पर प्रभाव पड़ता है। दंड प्रावधान इसमें थे, प्रक्रियाएं काफ़ी जटिल थी। तो जो इसमें कहा गया कि वनों पर राज्य के नियंत्रण को बढ़ा दिया गया और लोगों के वन के उपयोग के अधिकारों की स्थिति को कम कर दिया गया। तो ठीक बात है कि भाई कोई जनजाति अगर अज्ञानतावश जंगलों को नुकसान पहुंचा रही है, जैसे झूमिंग कर रही है, तो उसको रोका जाए, या फिर वनों को काट कर वो अपना कुछ वहाँ पे उपक्रम कर रही है तो उसको रोका जाए कि जंगल नहीं काटना चाहिए। वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसको रोक कर आप दुगने पैमाने पर या सौगुने पैमाने पर कटवा रहे हैं, तो ये गलत है, ठीक है। आगे चलते हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1980, तेज वनों की कटाई की वजह से इसको चिंतित होकर सरकार ने प्रस्तुत किया था और ये लागू होता है 1980 में वन संरक्षण अधिनियम के नाम से। तो इसमें यह निर्धारित किया गया कि जो जंगली क्षेत्र हैं वहाँ स्थायी कृषि वानिकी के क्रियान्वयन का उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन उद्देश्य ऐसा होना चाहिए कि वो सार्थक हो, पर्यावरण को सपोर्ट करता हो। कृषि का वहाँ जब नाम आता है ना तो मनुष्य का हस्तक्षेप बढ़ जाता है, मतलब खेती कौन करेगा, ये जानवर तो करेंगे नहीं, इंसान करेगा। तो जब इंसान वहाँ पहुँच जाएगा और जुताई बुआई शुरू कर देगा तो कितना भी वहाँ कृषि वानिकी शब्द जोड़ा जाए, लेकिन वहाँ फसल उगाने की बात, तब जंगलों को काटना शुरू हो जाएगा। जितने खेत तैयार किए हैं मनुष्य ने वो ऐसे ही तैयार किए हैं, पेड़ों को काट काट कर, रास्ता साफ करके, है ना। तो अब यहाँ पर केंद्रीय अनुमति आवश्यक है। अगर आप खेती करना चाहते हैं ऐसे इलाके में तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी, और अगर ऐसा नहीं किया या फिर आपको रोका गया है उसके बावजूद आपने वहाँ करने की कोशिश की तो इसे माना जाएगा एक दंडनीय अपराध, ठीक है, आप अपराधी की श्रेणी में आएंगे। अब यहाँ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। भारत की आज़ादी से पहले 1855 में पेगू के वन अधीक्षक थे क्लेलैंड, और इन्हीं के रिकमेंडेशन पर वानिकी चार्टर भारत में घोषित किया जाता है। ये फॉरेस्ट सुपरिटेंडेंट थे, इनका नाम आप देख रहे हैं, ठीक है। तो जो फॉरेस्ट्री का चार्टर आता है ये 1855 के आसपास का है। उसके बाद फिर 1864 में यहाँ देखिए डिट्रिच ब्रैंडिस, इनको भारत में पहले महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था। ये पहले इंस्पेक्टर जनरल बनकर आते हैं और इन्हीं को कहा जाता है भारतीय वानिकी का जनक, फादर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री। इनका नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। फिर 1878 का समय, इस समय बड़े पैमाने पर वन अधिनियम जो लागू होता है या पारित होता है उसमें 3 कैटेगरीज बनाई जाती हैं। 3 कैटेगरी में इसे बांटा गया था। मतलब पहले होते थे आरक्षित वन, ठीक है, पहले होते थे आरक्षित वन, उसके बाद होते थे संरक्षित वन और अंत में होते थे ग्रामीण वन, रिजर्व, प्रोटेक्टेड और रूरल। ये फॉरेस्ट की क्लासिफिकेशन आपको दिखाई दी है। भारत की जो पहली वन नीति है वो 1894 में डॉक्टर वोल्कर की रिकमेंडेशन पर तैयार की गई थी
और आज़ाद भारत की, तो आज़ाद भारत की पहली वन नीति आती है 1952 में 12 मई की तारीख में। 7 फरवरी 2003 को राष्ट्रीय वन आयोग के गठन की अधिसूचना जारी होती है। इसका नोटिफिकेशन कब आता है ये ध्यान से देखिएगा, सारी तारीखें महत्वपूर्ण हैं। तो अब हम नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 को देख रहे हैं, अभी जो अपनी वाली है। राष्ट्रीय वन नीति का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है? तो सीधी बात है कि वन नीति है तो वनों के संरक्षण, वन्य संपदा के संरक्षण, इसी से इसका संबंध होगा। और वही चीज़ है पर्यावरणीय स्थिरता को कायम रखना, संतुलन बनाए रखना, ये इसका उद्देश्य है। इसके कुछ उद्देश्य यहाँ दिए हुए हैं, जैसे कि वनों की उत्पादकता को बढ़ाना और वनों पर निर्भर रहने वाली जो ग्रामीण जनजातियां हैं उनको लकड़ी, ईंधन, चारा और भोजन इत्यादि उपलब्ध कराना, ताकि उनका जो आवश्यक दैनिक कर्म है वो होता रहे और उसी के साथ साथ वनों का संरक्षण भी सुनिश्चित होता रहे। तो ये इसका उद्देश्य था। अच्छा, इसके अलावा देश की प्राकृतिक विरासत, जैव विविधता और जीन पूल का संरक्षण करना, यह इसके उद्देश्यों में शामिल है। और पूरे देश के भौगोलिक क्षेत्र के 1/3 हिस्से पर 1/3 पार्ट पर वनों का आवरण कायम रखना, जो कि आज तक इस टारगेट को अचीव नहीं किया जा सका है। अब यहाँ देखिए, वन अधिकार अधिनियम है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। तो वन अधिकार अधिनियम को भारत या अनुसूचित जनजाति अन्य पारंपरिक वन निवासी मान्यता अधिनियम, वनों के अधिकार मान्यता अधिनियम के नाम से जाना जाता है। कई सारे इसके नाम हैं, वो नाम दिए हुए हैं, ठीक है, लेकिन जो प्रसिद्ध नाम है वो यही वाला है, छोटा नाम ज़्यादा फेमस होता है। तो यह अधिनियम दिसंबर 2006 को पारित किया गया था और यह भूमि और अन्य संसाधनों के साथ साथ जंगल में रहने वाले जो समुदाय हैं उनके हक से जुड़ा हुआ है, उनके अधिकार से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जो जंगली रिसोर्सेज हैं उन पर जंगली जीवों के साथ साथ वहाँ रहने वाली जनजातियों यानी जनजातीय इंसानों का भी उतना ही हक होता है। तो उनके हक का संरक्षण करना, क्योंकि वो भोले भाले लोग होते हैं, है ना। आगे चलते हैं, प्रतिपूरक वन रोपण निधि अधिनियम। अब ये जो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट है ये आपका 2016 का है। तो 2016 का ये अधिनियम क्या सुनिश्चित करता है? इसमें जो निधि अधिनियम या वनीकरण निधि अधिनियम है, इसमें केंद्र और प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों में एक उपयुक्त संस्थागत तंत्र स्थापित करने का या तंत्र विकसित करने का प्रयास किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसी कोशिश करने का कोई उद्देश्य होना चाहिए। तो यहाँ असल लक्ष्य ये है कि जो गैर वन उद्देश्य है उसके लिए रूपांतरित की गई यानी परिवर्तित की गई जो जंगली जमीन है उसके बदले जारी की गई राशि का कुशल और पारदर्शी तरीके से हम उपयोग करें, जिससे कि ऐसी वन भूमि का रूपांतरण प्रभाव जो है उसको घटाया जा सके। मतलब एक जगह से आपने जंगल को उजाड़ा या जंगल किसी कारणवश उजड़ गए तो हम उसकी प्रतिपूर्ति के लिए यहाँ धन इत्यादि का बंदोबस्त कर लें, ताकि उतनी ही जो वनावरण की अधिकता है वो कहीं हम और जोड़ सकें, यानी और वनों का हम विकास उससे कर सकें। जितना हमने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया था उतनी हम क्षतिपूर्ति कर सकें, ठीक है। फिनलैंड जैसा जो सबसे खुशहाल देश है, दुनिया भर को देखना चाहिए, सिर्फ अपने ही घोंसले में नहीं रहना चाहिए। तो फिनलैंड जैसे स्कैंडिनेवियन देश में अगर देखा जाए, नॉर्डिक देशों के समूह में, तो खुशहाली वहाँ पर अव्वल दर्जे की है। मतलब आप देखते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स में उसकी स्थिति। अब वहाँ की स्थिति ये है कि अगर एक पेड़ को काटा जाएगा तो उस पर बाकायदा रिसर्च होगा कि वो पेड़ कितना पुराना था, वो कितना ज़्यादा कार्बन सोख रहा था, कितनी ज़्यादा उसकी कैनोपी थी, कितनी ज़्यादा छाया दे रहा था, कितने उस पर जीव रहा करते थे, ये भी बाकायदा जाँच की जाएगी। और उसके बावजूद अगर लगेगा कि उसे काटना अत्यंत आवश्यक है तो काटा जाएगा और उसकी जगह कम से कम 3 पौधे लगाए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह की पॉलिसी, और पौधा लगा के अपने यहाँ की तरफ भूल नहीं जाएंगे कि नेता जो है वो ऐसे पकड़ के खड़े हैं, गड्ढा कोई दूसरा खोद रहा है और उसके बाद सूख गया पौधा, हो गया तेल लेने, वो एसी में बैठे हुए हैं। तो वैसा नहीं, वहाँ पर उसे बड़ा किया जाएगा और हर पौधे का अपना रिपोर्ट कार्ड और आधार कार्ड जैसे आइडेंटिटी होती है। जैसे यहाँ भारतीय नागरिकों के आधार कार्ड बने हुए हैं ना, वैसे ही उन पेड़ों के भी आधार कार्ड टाइप के कार्ड बने होते हैं। तो इस वजह से वो बहुत हरा भरा जगह है। मतलब ध्रुवीय बर्फीला इलाका उसके पास में है, बर्फ हमेशा बर्फबारी वहाँ अक्सर होती रहती है, ठंडी है, लेकिन उसके बावजूद हरियाली खूब है, ठीक है। तो उस तरह के प्रयास की आवश्यकता है, लेकिन अपने यहाँ वैसे प्रयास कहाँ होते हैं और ज़्यादा आबादी इसकी सबसे बड़ी समस्या है। तो कुल मिलाकर जो राशि यहाँ खर्च की जाए वो पर्यावरण के संरक्षण में खर्च की जाए, यही चीज़ है, ताकि भूमि का रूपांतरण जो हमने किया है वो घट सके, मतलब उसके प्रभाव को कम कर सके। अब CAF एक्ट जो है ये 2016 का केंद्र द्वारा पारित किया गया था और इससे संबंधित नियम बाद में लागू होते हैं। आप देख रहे हैं कितना लेट लागू होते हैं। 2018 में हम कागजी बातें ज़्यादा करते हैं और धरातल पर कम करते हैं, मतलब धरातल पर एक्शन कम लेते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये देख रहे हैं।
अब ये अधिनियम वन्य जीवों के संरक्षण के लिए खासतौर पर जो इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनकी सुरक्षा के लिए लाया गया था। और न सिर्फ जीव जंतु बल्कि जो वनस्पतियां हैं उनको भी इसके अंतर्गत रखा गया है। ऐसा नहीं है कि वनस्पतियां इससे बाहर हैं। तो भारत दुनिया का ऐसा पहला देश है जहां पर संविधान में पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान है, और इतना सारा प्रावधान होने के बाद भी पर्यावरण का संरक्षण सिफर है। तो 5 जून 1972 को पर्यावरण के विषय पर पहली बार स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन में एक मुद्दे के रूप में चर्चा की गई थी, और उसके बाद से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये सारी कहानी तो आप जानते ही हैं कि 5 जून को क्यों हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अब इसके बाद वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण वाला है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल वाला आपने पीछे देखा था, ये 1974 का है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अपना 1980 यानी 1980 का है, और वायु प्रदूषण वाला आप देख रहे हैं एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 का है। साथ ही साथ सब्सिक्वेंटली इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये आता है 1986 में, यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो इन सब को हमने पीछे देखा है, ये सब उसी कड़ी में एक के बाद एक जारी होते हैं। 1972 का आपका वन्यजीव संरक्षण वाला, उसके बाद फिर वो उसी क्रम में चला आता है। कई सारे अधिनियमों की एक फेहरिस्त, एक सूची तैयार हो जाती। और क्या कहा गया, तो आप देख रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये भारत में वन्यजीवों के संरक्षण के इतिहास में अपनी एक पहचान दर्ज किए हुए। अब इसमें यह भी बताया गया कि वन और वन्यजीव संविधान की समवर्ती सूची में आते हैं। समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट में जो भी मुद्दे डाले जाते हैं उसमें केंद्र और राज्य दोनों के पास हक होता है, अधिकार होता है। हालांकि जहां भी ऐसा मामला होता है वहां केंद्र की दादागिरी चलती है, वर्चस्व चलता है, लेकिन राज्य की भी इसमें हिस्सेदारी होती है। दोनों इस विषय पर कानून बनाने में सक्षम होते हैं, लेकिन अगर कोई कानून केंद्र ने बनाया हुआ है तो राज्य उसे मानने पर विवश। आगे चले, 1972 में उपरोक्त दोनों विषय राज्य सूची में शामिल थे। ठीक है, उस समय की बात की जा रही है, और इसीलिए संसद ने अनुच्छेद 312 में, जिसके अंतर्गत राज्यसभा के द्वारा संसद को राज्य सूची के जो विषय हैं उन पर कानून बनाने की शक्ति है या प्रस्ताव पारित किया जाता है, उसके माध्यम से एक अधिनियम संसद के माध्यम से पारित होता है। मतलब यहाँ अधिकार किसके पास था, क्योंकि 1972 का समय है और ये राज्य सूची का विषय है तो राज्य कानून बना सकता था, लेकिन संसद के पास एक स्पेशल पावर है कि वो राज्य सूची के विषयों पर कुछ मामलों में कानून बना सकती है। तो उस पावर का इस्तेमाल करके यहाँ पर एक नियम बनाया गया था। और फिर जो संशोधन हुआ 42वां, संविधान में 42वां जब संशोधन होता है तो उसके बाद ये दोनों ही विषय समवर्ती सूची में डाल दिए जाते हैं, ताकि इस पर कानून बनाने में और नीतियां बनाने में सहूलियत हो। क्योंकि सिर्फ केंद्र इसमें इन्वॉल्व होगा तो बात नहीं बनेगी, ये क्षेत्रीय मामला है। जंगल जहां के हैं या वन्यजीव जहां का है वहां लोकल गवर्नमेंट का भी उसमें योगदान अनिवार्य हो जाता है। और आप देखें, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 भारत की संसद का एक अधिनियम है निसंदेह, और इसे पौधों और पशु प्रजातियों की सुरक्षा के उद्देश्य से पास किया गया। जब 1972 का अधिनियम नहीं आया था तो उससे पहले भारत में नेशनल पार्क हुआ करते थे, लेकिन ये सिर्फ 5 थे, और उसके बाद इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगती। भारत सरकार ने 12 अप्रैल 1972 को पर्यावरण नियोजन और समन्वय पर राष्ट्रीय समिति का गठन किया था, और यह सरकार के लिए एक उच्च स्तरीय सलाहकार निकाय था। फिर इसके बाद वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को अभी तक आप देखिए कितनी बार संशोधित किया गया है। 1982, 86, 93, 2000, 91 में भी किया गया था, 2006, 2021 और 2022 में संशोधित किया गया। 1982 में इस अधिनियम में किए गए संशोधन के अंतर्गत पशु आबादी के वैज्ञानिक प्रबंधन के उद्देश्य से जंगली जानवरों को पकड़ने और उनके विचरण की अनुमति देने का प्रावधान ये भी शामिल किया गया है। ठीक, अब आप देखें, जनवरी 2003 में लागू हुआ, जनवरी 2003 में लागू हुआ, और वर्ष 2002 में किया गया जो संशोधन था, संशोधन होता है 2002 में, लागू होता है 2003 में। इसमें शामिल अपराधों के लिए दंड और अर्थदंड को और ज्यादा कड़ा बना दिया गया, सजा और सख्त हो गई थी, चाहे वो आर्थिक हो या फिर शारीरिक हो। वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और बाघ तथा अन्य लुप्तप्राय प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो, देख रहे हैं, टाइगर एंड अदर इंडेंजर्ड स्पीशीज क्राइम कंट्रोल ब्यूरो इसको कहा जाता है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो कहा जाता है। तो ये सब जो है इनके स्थापना का प्रावधान यहाँ से किया जाता है। ठीक है, मतलब ये नियंत्रण ब्यूरो जो है इसकी स्थापना का प्रावधान हमें कहाँ से दिखाई देता है, ये अपने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट से दिखाई देता है, जो कि 2006 का है। अगला देखते हैं, 17 दिसंबर 2021 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के द्वारा लोकसभा में वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक को लाया गया। ठीक है,
और यह वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन यानी जिसे साइट्स कहा जाता है उसके कार्यान्वयन के प्रावधान पर अमल करता है। ठीक, मतलब इसका जो कन्वेंशन के जितने भी नियम कायदे हैं वो कायदे से लागू हो जाएं, उस पर हम अमल कर सकें, इस पर ध्यान केंद्रित किया गया। और वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 राज्यसभा के द्वारा 8 दिसंबर 2022 को पारित किया गया था और इस विधेयक का उद्देश्य वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन जो पीछे आपने देखा उसको लागू करना है। ठीक है, और उससे संबंधित जो संरक्षित संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची होती है उसका विस्तार करना है। मतलब ये देखना है कि लिस्ट में जितने जीव शामिल हैं उसके अतिरिक्त भी तो कोई ऐसी प्रजाति नहीं है जिसे कि इसकी आवश्यकता है, तो लिस्ट में उसको भी शामिल करने का कार्य इसका है। अब यहाँ देखें, वन्यजीव अधिनियम से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। संविधान में कहाँ कहाँ वन्यजीवों की सुरक्षा का वर्णन है वो दिया है। तो सबसे पहले तो आर्टिकल नंबर 48A है, पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, देश के वन और वन्यजीवों की सुरक्षा का प्रयास करना यह राज्य का उत्तरदायित्व होगा। और राज्य को जहाँ पर कर्तव्य बोध कराया जाता है बिना किसी दबाव के, वो क्या होता है, DPSP होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और यह वाक्य संविधान के संविधान में अनुच्छेद के रूप में 1976 में 42वें संशोधन के सौजन्य से जोड़ा जाता है। उसके बाद 51AG है, फंडामेंटल ड्यूटी जो भारतीय नागरिकों के लिए तय की गई है, उसमें भी ये बात लिखी गई है कि सिर्फ राज्य का कर्तव्य नहीं है, आपका भी कर्तव्य है कि आप वन्य जीवों सहित जो प्राकृतिक पर्यावरण है, जो कुछ भी है उसमें जंगल, पर्वत, नदी सब आते हैं, तो उन सब के प्रति रक्षा का भाव रखें और दया का भाव रखें। ठीक है, प्रकृति और जो प्राकृतिक जीव हैं उनके प्रति दयालु बनिए, दया की भावना रखिए, और ये हर भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। अनुच्छेद 21 स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार, ये मनुष्य का है, लेकिन उसको बनाए रखने का जो उत्तरदायित्व है वो भी मनुष्य का है। अधिकार के साथ जिम्मेदारियां भी आती। तो कुल मिलाकर इस अधिनियम में 6 अनुसूचियां हैं और अलग अलग तरह से सुरक्षा दी जाती है। अनुसूची 1 और अनुसूची 2 जो है शेड्यूल 1 एंड 2, इसके अंतर्गत वन्य जीवों को पूर्ण सुरक्षा, इसमें जितने भी जीव डाले गए हैं उन्हें पूर्ण सुरक्षा प्राप्त है। और इस नियम को तोड़ने पर, मतलब इन्हें नुकसान पहुंचाने पर, शिकार करने पर 3 साल की कम से कम सजा और 10,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है, जो कि आपको लगता है कि पर्याप्त है। ये तो कोई भी जो अपराधी स्तर का व्यक्ति है, जो कि इफरात पैसे का मालिक है, काला धन उसके पास ढेर सारा है, आपको क्या लगता है इस तरह के तस्कर या जो शिकारी हैं वो क्या खाली जेब ऐसे ही चलते हैं? बहुत पैसे वाले होते हैं और बहुत पावरफुल लोगों का उनके साथ कनेक्शन होता है, तो उनके लिए 10,000 क्या चीज़ है, और 3 साल की सजा वो ऐसे ही माफ़ करवा लेंगे, है ना। तो सजा ऐसी होनी चाहिए कि उनकी नानियाँ याद आ जाएं, है ना। तो उस तरह की सजा रहेगी तो फिर 100 बार सोचेगा कोई कि अपराध करना है या नहीं करना है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, इसमें देख लेते हैं अनुसूची 3 और 4। इसमें जो वन्यजीव या पौधे इत्यादि शामिल हैं, विशेष रूप से वन्यजीव शामिल हैं, उनको नुकसान पहुंचाने पर थोड़ी कम सजा का प्रावधान है। और अनुसूची 5 में जिन जीवों को शामिल किया गया है उसमें वर्मिन के तौर पे आप देखेंगे चूहा, गिलहरी, कौवा, उड़न लोमड़ी, ये सारे शामिल हैं। तो इनको शिकार किया जा सकता है, मतलब अगर ये आपकी संपदा को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जैसे कि अनाज खा रहे हैं या खेत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उस परिस्थिति में आप इन्हें मार सकते हैं। अनुसूची 6 में जितने भी शामिल पौधे हैं उन्हें आप खेती के स्तर पर उगा नहीं सकते, प्रतिबंधित। टिप्पणी क्या मिलती है? तो वर्तमान में इस अधिनियम में विशेष रूप से संरक्षित पौधे और विशेष रूप से संरक्षित जानवर, साथ ही में जो कृमि प्रजातियां हैं उनसे संबंधित 6 अनुसूचियां हैं। वर्मिन ऐसे छोटे जानवर होते हैं, अभी वर्मिन शब्द का हमने पीछे उल्लेख किया, तो वर्मिन ऐसे छोटे जानवर होते हैं जो कि एक तो भोजन नष्ट करते हैं, ठीक है, मतलब जो खाद्यान्न है उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरी बात यह है कि उनके जरिए बीमारियां बहुत आसानी से फैलती हैं, विशेष रूप से चूहों के द्वारा बीमारियां बहुत तेजी से फैलती हैं, तो उनके शिकार की यहाँ अनुमति है। संशोधन विधेयक 2021 में कुल अनुसूचियों की संख्या को घटाकर 4 कर दिया गया है। संरक्षित जानवरों की अनुसूचियों की संख्या को घटाकर 2 कर दिया गया है, और अनुसूचित नमूने के लिए जो परिशिष्ट वाले यहाँ कॉलम बनते हैं उसमें एक नया शेड्यूल तैयार किया गया है, मतलब उसके शेड्यूल को एक बार रिवाइज किया गया है, सीधे तौर पे ये कहने का मतलब। आगे आप देखें, ये है कोस्टल रेगुलेशन जोन, CRZ। अब ये है क्या? तो इसके संबंध में नोटिफिकेशन पहली बार वर्ष 1991 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और इसके द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के उपाय करने के आदेश के साथ इसको जारी किया गया था।
मतलब इसमें जो तटीय क्षेत्र है, मतलब तटीय इलाका है कुल मिलाकर, वहाँ के विनिमय क्षेत्रों को घोषित किया जाता है और घोषित करने का काम वही मंत्रालय करता है। और इसमें किस नियम को आधार बनाते हैं घोषित करने में CRZ को? तो वही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986 वाला, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अपना जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974, ये जो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट है, इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि उद्देश्य है जल प्रदूषण को रोकना और जल निकायों की रक्षा करना, उन्हें बनाए रखना। इसे संशोधित किया गया था 1988 में, 74 का है, 88 में एक बार अमेंडमेंट इसमें होता है। अब इसमें कुछ प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को संचालित करने वाले व्यक्तियों द्वारा उपयोग किया जाने वाला जो पानी है उस पर उपकर लगाने का और उसे संग्रह करने का प्रावधान भी किया गया है। ठीक है, उस पर ऊपर से जो उपकर है उसको लगाया जाएगा और ये जो सेस है वो उनसे बकायदा वसूला जाएगा। ये उनका कर्तव्य होगा कि उस सेस का वो भुगतान करें। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण उपकर अधिनियम अब यहाँ आ ही गया 1977। तो इसमें आप देखेंगे कि प्रदूषण बोर्ड जितने भी राज्य सरकारों के हैं उनके खर्चों को पूरा करने के लिए और जो सेंट्रल बोर्ड है उसके भी खर्चों को पूरा करने के लिए पैसा जुटाने के उद्देश्य से ये अधिनियम लाया गया है। इसमें वही सेस का भुगतान करने की बात की गई है। ये टैक्स है जो कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए आर्थिक प्रोत्साहन के माध्यम से चलाया जा रहा है। जो स्थानीय अधिकारी हैं और कुछ नामित उद्योग हैं उनको जल अपशिष्ट निर्वहन के लिए उपकर का भुगतान करना अनिवार्य कर दिया गया है। सेस का भुगतान वो अनिवार्य रूप से करेंगे। ठीक है, ये देखा आपने। इसके बाद केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, CPCB। ये एक वैधानिक संगठन है। ठीक है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है ये एक वैधानिक संगठन है, यानी सिचुएटरी ऑर्गेनाइजेशन। सितंबर 1974 में इसको गठित किया गया था, एक अधिनियम था उसी के तहत इसका गठन होता है। अधिनियम का नाम था जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम, पीछे आपने देखा है। तो अब CPCB को वायु प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम के तहत भी शक्तियां दी गई हैं। सिर्फ जल वाला नहीं बल्कि वायु के प्रदूषण की भी ये निगरानी करता है। इसका नेतृत्व इसका अध्यक्ष करता है और अध्यक्ष को नामित करने का काम केंद्र सरकार का होता है। इसके बाद एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट, अभी पीछे चर्चा हुई है। तो यह जो अधिनियम है ये भारत में वायु प्रदूषण के नुकसानदेह प्रभावों से लड़ने के लिए लाया गया है, संसद द्वारा पारित किया गया। 1972 में स्टॉकहोम में जो मानव पर्यावरण पर सम्मेलन हुआ था उसी के तहत जितने भी प्रावधान आए थे उसको लागू करने के उद्देश्य से संसद ने इसे प्रस्तुत किया है। तो देश में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करना, वायु की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, यही सारे काम इसके जिम्मे। नाम से स्पष्ट है काम, उसमें बहुत ज़्यादा फंसने की आवश्यकता नहीं। अब ये है पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम। अब ये देयता बीमा वाला जो है ना, ये अधिनियम 1991 का है। इसके अंतर्गत 179 टाइप के रसायन, यौगिक और ज्वलनशील पदार्थों पर, या जो इस प्रकार के और भी हैं रसायन, उनको संभालने वाले जितने भी उपयोगकर्ता उद्योग हैं उनके संदर्भ में अगर किसी भी तरह की दुर्घटना होती है, ठीक है, तो उसको उसके नुकसान को कवर करने के उद्देश्य से एक पॉलिसी वहाँ पर दी जाएगी। मतलब बीमा पॉलिसी टाइप का जो इंश्योरेंस का मामला है वो यहाँ रहेगा। ठीक है, बीमा पॉलिसी की सदस्यता लेना इनके लिए अनिवार्य कर दिया गया है और यह देनदारियां उन प्रभावित लोगों को देय होंगी जो कि नो फॉल्ट बेसिस या पूर्ण देयता पर श्रमिक नहीं। ठीक है, मतलब घातक रसायनों या किसी खतरनाक चीज का आप यूज कर रहे हैं, दुर्घटना उसमें लाजमी है। कितना भी आप उसमें सुरक्षा के मानदंड आजमा लीजिए, लेकिन कभी न कभी दुर्घटना हो सकती है, उसकी संभावना से मना नहीं किया जा सकता है। तो फिर हमें इंश्योरेंस कवरेज वहां पर रखना चाहिए, ये अनिवार्य कर दिया गया है इस प्रावधान के माध्यम से। ठीक है, जैसे गाड़ी का या किसी कीमती सामान का इंश्योरेंस होता है, बिल्कुल वैसे ही। सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम यानी ये जो लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट है, इसका उद्देश्य है कि खतरनाक पदार्थ को संभालने के दौरान अगर दुर्घटना होती है और कोई व्यक्ति उसमें घायल होता है, हताहत होता है, तो ऐसी स्थिति में मुआवजे का बंदोबस्त हो सके। ठीक है, और दूसरी चीज, जो मालिक है उसने इस प्रावधान को स्वीकार करके अपने यहाँ लागू किया है, तो उसको जो दंड जुर्माना लगेगा बहुत भारी भरकम, उससे वो बच जाएगा, नहीं तो वो भी बेमौत मारा जाता उसी में। ठीक है, तो ये प्रावधान इसका है। पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 का है, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960। अब इसमें प्रशंसित नृत्यांगना और पशु प्रेमी है रुक्मिणी देवी अरुंडेल, उनके द्वारा लिखा हुआ यह अधिनियम भारत की संसद का एक ऐसा एक्ट है जो कि जानवरों को अनावश्यक पीड़ा पहुंचाने से रोकने के लिए लाया गया है। पशुओं के प्रति दया भाव रखिए, क्रूरता वाला बर्ताव मत रखिए। तो इसका मूल उद्देश्य वही है, जानवरों को पीड़ित नहीं करना है, परेशान नहीं करना है। और इसकी स्थापना, अब इसमें भारतीय पशु कल्याण बोर्ड जो है उसकी स्थापना इसी प्रावधान के तहत की जाती है। इसी अधिनियम की जो धारा 4 है उसी के प्रावधानों के तहत की जाती है 1962 में। अगला आप देख रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ केस प्रॉपर्टी एनिमल्स रूल्स 2017। अब ये 2017 का अधिनियम क्या कहता है?
तो ये एक नियम है, अधिनियम नहीं है बल्कि नियम है। 2017 को इसको तैयार किया गया और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम जो 1960 का है उसी की छत्र छाया में इसको तैयार किया गया है। मतलब वो बड़ा वाला है, अम्ब्रेला एक्ट आप कह सकते हैं, और ये छोटा सा उसी के अंदर रूल है। तो इसके नियमों के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को उपरोक्त जितने भी अधिनियम है उसके तहत मुकदमों का सामना कर रहे मालिक के मवेशियों को जब्त करने की अनुमति। ठीक, पता लगा मालिक के ऊपर क्रूरता का आरोप लग गया, उसको जेल भेज दिया गया या जुर्माना लगा दिया गया, अब वो बेठिकाना हो गया, तो उसने जो जानवर पाल के रखे थे जिन पर वो जुल्म ही सही कर रहा था लेकिन संरक्षण दिए थे, तो अब उनका क्या होगा? तो उसको मजिस्ट्रेट जब्त कर लेंगे और उसके बाद उन जानवरों को अस्पताल, अगर घायल हैं या बीमार हैं तो, अथवा पशु आश्रय स्थल इत्यादि में भेज दिया जाएगा। और ऐसे जानवरों को किसी को गोद भी दिया जा सकता है। अगर कोई इच्छुक व्यक्ति है और मजिस्ट्रेट या अधिकारी को लगता है कि वो योग्य है तो उसे अडॉप्ट करने के लिए, मतलब एडॉप्शन में भी दे सकते हैं। अगला आप देख रहे हैं मद्रास जंगली हाथी संरक्षण अधिनियम 1873। इसका उद्देश्य था तमिलनाडु में जंगली हाथियों को नष्ट करने पर रोक लगाना और उनकी रक्षा करना। 1873 का ये एक्ट, और उल्लंघन का जब भी कोई काम करेगा तो उसको दंड मिलेगा। कलेक्टर को सरकारी भूमि पर नर हाथियों की शूटिंग के लिए लाइसेंस जारी करने की अनुमति दी गई। ठीक, अब 1 अक्टूबर 1873 से प्रभावी यह अधिनियम तमिलनाडु मर्ज्ड स्टेट लॉज अधिनियम के माध्यम से पुडुकोट्टई राज्य पर भी विस्तारित हुआ। अगला है वन्य पक्षी संरक्षण अधिनियम 1887। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए पहला कानून ये लाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और इसका नाम आप देख ही रहे हैं। तो कानून के तहत मारे गए या पकड़े गए जो जंगली पक्षी हैं उनको अपने पास रखना या बेचना गैर कानूनी था। बंगाल गैंडा संरक्षण अधिनियम, राइनो प्रोटेक्शन एक्ट, और ये 1932 का है, ये भी अंग्रेजों के समय का है। तो जंगली गैंडों की रक्षा करना इसका पर्पज था। आत्मरक्षा या लाइसेंस प्राप्त कर जो कार्य है उनके अपवादों के साथ उनकी हत्या, कब्जा या चोट पहुंचाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। मतलब कुछ मामलों को छोड़कर उनकी हत्या करते हैं या उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं तो वो दंडनीय है। मतलब ये कि कोई भी पकड़ा या मारा गया गैंडा राज्य की संपत्ति बन गया है और उसको अगर आप हथियाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको दंड भरना पड़ेगा, मतलब दंड आपके ऊपर लगेगा। अब ये जो गैंडा संरक्षण निसरण अधिनियम है ये 2022 में आता है। देखिए यहाँ पर इसी अधिनियम को बंगाल गैंडा संरक्षण निरसन अधिनियम 2022 के द्वारा निरस्त कर दिया गया। ठीक है, बंगाल राइनो प्रोटेक्शन रिपेल एक्ट 2022, इसको रिपेल कर दिया गया इस अधिनियम के माध्यम से, जिसने की यह पुष्टि की कि 1932 का जो एक्ट था उसके तहत जितनी भी कार्यवाहियां की गई थी वो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वैलिड रहेंगी। ठीक है, अब हाथी संरक्षण अधिनियम ये 1879 का है। अब ये जो एलिफेंट प्रोटेक्शन एक्ट है इसमें ये भारतीय कानून है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। कुल मिलाकर ऐसी परिस्थितियां, कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर जंगली हाथियों को मारने, चोट पहुंचाने या पकड़ने पर यह रोक लगाता है। अब मान लीजिए कोई पागल हाथी है या फिर कोई ऐसी खतरनाक कंडीशन पैदा हो गई है तो उसे पकड़ा जा सकता है या मारा जा सकता है, ऐसा इसमें कहा गया था। और इसमें वही फिर लाइसेंस देने की अनुमति मिलती है। ये पीछे हमने देखा था, लेकिन इसमें एक चीज़ आप देख रहे हैं कि इस अधिनियम ने सरकारी स्वामित्व वाले जो बंजर भूमि है या जंगल है वहाँ नर हाथियों के शिकार के लाइसेंस की अनुमति दी थी। अब इसमें 1972 का जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है उसके भी कठोर दंड विधान निहित हैं पहले से ही। ठीक, हालांकि अब देखेंगे आपकी जो 1972 का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है उसमें हाथी को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया गया है। तो उसके बाद तब तो इस अधिनियम के जितने भी नियम कायदे हैं वो वैसे भी बेकाम हो जाते हैं, कुछ काम के नहीं है। लेकिन जानना चाहिए कि हाथी के संरक्षण के लिए पहली बार एक्ट या अधिनियम कब लाया गया था। अगला आप देख रहे हैं बैटरी प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 2001 का है, बैटरीज मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2001। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 16 मई 2001 को इसे अधिसूचित किया था और इसमें उत्पादन पर बैटरी अपशिष्ट निपटान को प्राथमिकता दी गई थी। तो यह नियम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत आता है और पूरे भारत में लागू होता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य था पर्यावरणीय खतरों को कम करने के लिए लेड एसिड बैटरियों के संग्रह और पुनर्चक्रण को विनियमित करना, ठीक है, रेगुलेट करना। बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन एक गंभीर वैश्विक मुद्दा है। बैटरी हर जगह काम आ रही है, ठीक है, हर चीज़ में, हर दैनिक आवश्यकता में इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो जब ये बेकार हो जाती है तो हम लोग ऐसे खुले में डंप कर देते हैं, तो उससे पर्यावरण को पर्याप्त नुकसान पहुंचता है, हवा, पानी, मिट्टी सब दूषित। तो उस पर अंकुश लगाने का उद्देश्य। आगे आप देख रहे हैं नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड। ये जो बोर्ड है इसे NEEB कहा जाता है संक्षेप में। स्थापना इसकी 1992 में हुई थी। उद्देश्य था वन रोपण करना यानी जंगल उगाना, पारिस्थितिकी बहाली करना,
ठीक है, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, पारिस्थितिकी को जो हमने नुकसान पहुंचाया है उसे फिर से एक बार रिवर्स करना, ठीक करना, और पारिस्थितिकी विकास को बढ़ावा देना। तो अब ये जो NAEB है, ये वन क्षेत्रों और उनके आसपास की जमीन को पूरी तरह से फिर से पुनर्जीवित करने के लिए लाया गया है। वन रोपण, वृक्षारोपण और उससे संबंधित जितने काम हैं उसकी निगरानी इसमें की जाएगी। ग्रामीण समुदायों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वन क्षेत्र को फिर से तैयार किया जाएगा और उन क्षेत्रों पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा जो कि पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील हैं, नाजुक है। जैसे कि जो हॉट स्पॉट है अपने देश में, हिमालयी क्षेत्र है, अरावली है, पश्चिमी घाट है। अरावली हॉट स्पॉट नहीं है लेकिन मतलब ऐसा संवेदनशील इलाका है। पश्चिमी घाट है, तो यहाँ की जो संवेदनशील जैव विविधता है और क्षेत्र हैं उन्हें संरक्षित करना हर हाल में। उसके अतिरिक्त जितने राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य हैं उन पर भी ध्यान केंद्रित करना, मतलब एक समग्र दृष्टिकोण इसमें अपनाया गया है। ये देखें आप, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सौजन्य से लाया गया। उद्देश्य यह है कि जो बायोमेडिकल अपशिष्ट होते हैं, कचरा होता है, उसका प्रबंधन ठीक तरीके से किया जा सके। इसको हम 4 श्रेणियों में कचरे को बांट देते हैं और उसी आधार पर फिर इसका निपटान करते हैं। ठीक है, जैसा कचरा है उसके हिसाब से उसे डंप किया जाएगा या उसका निपटान किया जाएगा। अब जैसे क्लोरीन युक्त प्लास्टिक है तो उसको चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा, या और कोई सामग्री है ऐसी जो कि लंबे समय तक पड़ी रहेगी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगी, तो उसके लिए भी निपटान की अलग विधि है। तो कचरे का विभाजन कर देने से, जैसे आपके डोर स्टेप जो कूड़ा कलेक्शन होता है उसमें सूखा कचरा और गीले कचरे की बात होती है ना, हरा नीला ऐसे डस्टबिन बना रहता है। तो वैसे ही यहाँ भी अलग अलग पदार्थों को अलग अलग करने की बात। ठीक है, अब इसमें अनिवार्य प्रावधान है कि अपशिष्ट प्रबंधन में जितनी हानिकारक मतलब हार्मफुल सामग्रियां हैं उनको पहले रेखांकित किया जाए, पहले लिस्ट तैयार की जाए कि क्या क्या यहाँ से वेस्ट के तौर पे निकलता है, और उसके बाद तब क्लासीफाई करके उन्हें वैसे ही कलेक्ट करके डंप किया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कुल मिलाकर यह जो नियम है ये बायोमेडिकल अपशिष्ट के प्रबंधन का एक सक्रिय दृष्टिकोण दिखाते हैं। इससे पर्यावरण तो सुरक्षित होगा ही, उसके अलावा लोगों का बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित होगा। अब आप देख रहे हैं खतरनाक और अन्य अपशिष्ट अधिनियम या नियम। ये अधिनियम नहीं है, असल में नियम है, रूल है, और प्रबंधन और सीमा पार संचलन जो इनका है उस पर निगरानी करने के उद्देश्य से इसको लाया गया था। तो ये जो हैजार्डियस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट रूल है 2016 का, इसके अंतर्गत जितने भी इस तरह के खतरनाक अपशिष्ट हैं उनका पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग हो सके और उनका सुरक्षित निपटान हो सके, इस पर पूरा फोकस किया गया था। मूल प्रावधान जो है उसके अंतर्गत आप देखेंगे कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की जितनी भी दी हुई परमिशन है वो सब इसके अंदर रखी गई। ठीक है, उसी के परमिशन के आधार पे, मतलब मिनिस्ट्री जैसा निर्देश दी है उसी आधार पर हम खतरनाक अपशिष्टों का निपटारा कर सकते हैं। उससे कुछ विपरीत अगर काम किया तो अपराध माना जाएगा। अब नियम अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं स्थापित करने का काम है, और उसके साथ साथ अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जो बाकी टेक्नोलॉजी है उनके प्रयोग की यहाँ जिम्मेदारी ठहराई गई है। श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके इसलिए मशीनों के सहारे यह काम किया जाना चाहिए, ये भी एक निर्देश इसमें शामिल। आगे आप देख रहे हैं खतरनाक और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन सीमा पार संचलन संशोधन नियम। अब यहाँ पर क्या हुआ, संशोधन हो गया और ये 2019 का है। तो कुल मिलाकर इसे अपडेट किया गया पर्यावरण के जो नए मानक हैं, सुरक्षा की जो नई आवश्यकताएं हैं उसके हिसाब से। तो ठोस प्लास्टिक अपशिष्ट के आयात पर प्रतिबंध और प्रदूषण को कम करने की प्रतिबद्धता को ये दर्शाता है। इसके साथ ही साथ आप देख रहे हैं रेशम अपशिष्ट निर्यातकों के लिए छूट और दोषपूर्ण विद्युत घटकों की वापसी उद्योगों के लिए अनुपालन को और ज़्यादा सरल बनाती है। साथ ही साथ यहाँ ये कहा गया कि कुल मिलाकर जो उपाय हैं, जितने भी उपाय हैं, उनका उद्देश्य है व्यवसायों के लिए सुचारू परिचालन प्रणालियों को सुविधाजनक बनाना और साथ ही साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखना, पर्यावरण का संरक्षण करना। अब ये अपना है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम। ऊर्जा की खपत के लिए मानक स्थापित करके, ऊर्जा ऑडिट को अनिवार्य करके, पहलों की देखरेख के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो बनाकर भारत में ऊर्जा दक्षता और स्थिरता को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। यह कुशल निर्माण के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता यानी ECBC को पेश करता है और इसका उद्देश्य पर्यावरणीय प्रभाव को, मतलब पर्यावरणीय दुष्प्रभाव को कम करना है और ऊर्जा के संकट से निपटना है, ऊर्जा की सुरक्षा को बढ़ावा देना है। जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये बाकी सारे देश के हिस्सों पर लागू होता था। ठीक है, ये आपने देखा, ये 2001 का है ना, तो उस समय के प्रावधानों के तहत बात की जा रही है। अब आप आगे देख रहे हैं ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022, इसे संशोधित कर दिया गया। जो पीछे आपने देखा ना उसमें अमेंडमेंट हो जाता है,
तो अमेंडमेंट होता है, तो अब यहाँ तय क्या होता है, वही लगभग 10 साल बीत चुके हैं। तो सीधी बात है कि देश में ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। अगर पिछले साल से आप इसी साल की तुलना करें तो बढ़ी है मांग, और हर साल दर साल बढ़ती जाती है। फिर तो ये तो एक दशक की बात हो रही है, मतलब 10 साल की। तो अब जो बढ़ती हुई ऊर्जा की मांग है उसको संशोधित करने और जो जीवाश्म ईंधन है यानी फॉसिल फ्यूल है उस पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए एक बार फिर से इसे संशोधित करके लागू किया गया 1 जनवरी 2023 को। 2022 लिखा है, लेकिन जब लागू हुआ तब उसकी जो तारीख है वो जनवरी की थी, 2023 की। अब यह अधिनियम भारत में ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग की सुविधा इसमें, गैर जीवाश्म ईंधन का उपयोग, उसके अलावा जो इमारत और वाहन है उनके मानक ऐसे बने कि वो पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाएं, और जलवायु के दायित्वों को हर मनुष्य निभाए और पूरा करे, सख्ती से जो नियम है उनको मनवाया जाए, ये सब प्रावधान इसके अंदर शामिल किए गए। राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण को देख रहे हैं, नेशनल इन्वायरमेंट ट्रिब्यूनल, ठीक है। ग्रीन ट्रिब्यूनल को आपने देखा था, ये इन्वायरमेंट ट्रिब्यूनल 1995 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम के माध्यम से ये जो राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण है यानी अपना नेशनल इन्वायरमेंट ट्रिब्यूनल है, इसकी स्थापना की थी। इसमें खतरनाक पदार्थों के संचालन से अगर किसी तरह की दुर्घटना होती तो उसके नुकसान के संबंध में जिम्मेदारी किसकी है उसको सुनिश्चित करना तय किया गया था। जिम्मेदारी निश्चित तौर पे उस व्यक्ति की है या उस संस्था की है जिसने कि उस पदार्थ को रिलीज किया है या जिसने संकट पैदा किया है, तो वो जवाबदेह होगा, तो वो जुर्माना भी देगा, उसका भुगतान भी करेगा। अगला आप देख रहे हैं नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज यानी NAPCC इसको कहा जाता है। भारत सरकार ने 2008 में इसको शुरू किया था। जलवायु परिवर्तन की जो एक विकराल चुनौती हमारे सामने है उससे निपटने के लिए इसको लाया गया था, और 8 अलग अलग इसमें समर्पित मिशन थे जिससे कि मिलकर ये पूरा जो एक्शन प्लान है ये तैयार हुआ था, जिसमें कि सौर ऊर्जा का विस्तार करना, बढ़ी हुई ऊर्जा की आवश्यकता को नियंत्रित करना मतलब एनर्जी इफिशियंसी की ओर बढ़ना, सतत आवास विकास करना मतलब सतत आवास का विकास करना, जल का उपयोग बेहतर तरीके से करना, इस तरह के बहुत सारे इंपॉर्टेंट एरिया इसमें कवर किए गए थे। इसके अलावा हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र जो कि बहुत ज़्यादा संवेदनशील और डाइवर्सिटी से युक्त है और उतना ही ज़्यादा तेजी से नष्ट होता जा रहा है, उसकी ओर ध्यान केंद्रित करना, वनीकरण को बढ़ावा देना, जंगल लगाना, जलवायु से संबंधित हम कृषि पद्धति जो कि जलवायु को समर्थन देती हो, सपोर्ट करती हो, ऐसी खेती की पद्धति को हम अपनाएं, इस पर बल देना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल थी। आर्थिक विकास को पर्यावरणीय स्थिरता के साथ एकीकृत करके इंटीग्रेट करके NAPCC का उद्देश्य जीवन स्तर को ऊपर उठाना है, साथ ही साथ जलवायु संबंधी प्रभावों के प्रति जनसंख्या की भेद्यता को कम करना है। अगला आप देख रहे हैं ये NCEF है। तो 2010 में स्थापित राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष भारत में स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण की पहलों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोयला और लिग्नाइट की बिक्री पर स्वच्छ ऊर्जा उपकर के द्वारा वित्त पोषित यह प्रदूषक का भुगतान करता है, मतलब प्रदूषक भुगतान करता है, ठीक है, मतलब प्रदूषक भुगतान करता है। प्रदूषक का मतलब क्या हुआ, जो प्रदूषण फैला रहा है वही उसका हर्जाना भी चुकाएगा, तो इसी सिद्धांत पर यह काम करता है। मतलब प्रदूषण के लिए जो कार्बन उत्सर्जक जिम्मेदार हैं उनको यहाँ रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया है और उनसे फिर वसूली की जाएगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप उसका निदान भी करिए, ये कहने का मतलब। तो NCEF जो है ये कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के आधुनिकीकरण का समर्थन करता है, जो एक 100 साल के ज़माने से चले आ रहे हैं उनमें फिर बदलाव की आवश्यकता है, और अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कम ब्याज दर पर ऋण देता है। 2017 में जलवायु लक्ष्यों के साथ संरेखित करते हुए, इसे अलाइन करते हुए पर्यावरणीय स्थिरता जो है इसके साथ इसे एक बड़ा कवरेज दिया गया, ठीक है। अब इसमें सस्टेनेबल एनवायरनमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको जोड़ दिया गया, इसका दायरा बढ़ा दिया गया और इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण कोष कर दिया गया। अर्थात देखें आप नेशनल क्लीन एनर्जी, यहाँ आप देख रहे हैं नेशनल क्लीन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट फंड, ठीक। इसका रीनेम जो यहाँ नामकरण पुनः नामकरण होता है उसको आपने देखा। अगला हम देखें प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। लक्ष्य है प्लास्टिक के कचरे से निपटना। प्लास्टिक बैग की न्यूनतम मोटाई अगर 50 माइक्रोन तक नहीं है तो वो मानक के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो 50 माइक्रोन तक बढ़ाना ताकि उसकी रिसाइकलिंग सुनिश्चित हो सके, और रिसाइकलिंग के प्रयासों को यहाँ बढ़ाने का उद्देश्य था। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयोज्यता को व्यापक बनाने की बात थी, और पूर्व पंजीकरण की शुरुआत, जो उत्पादक हैं मतलब जो प्लास्टिक का प्रोडक्शन करने वाले प्रोड्यूसर हैं उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और उनको तमाम जो रूल और रेगुलेशन है उन्हें पालन करते हुए प्लास्टिक का उत्पादन करना होगा, ठीक है। और ऐसे प्लास्टिक बने जो कि पुनर्प्रयोग किए जा सके, यानी फिर से इस्तेमाल किए जा सके, ठीक है, सिंगल यूज ना हो।
क्योंकि सिंगल यूज का मतलब है कि जितनी बार यूज होंगे उतनी बार उतना सारा कचरा लगातार डंप होता रहेगा। तो अपशिष्ट प्लास्टिक संग्रह बिंदु और सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएं जो है उनको स्थापित करने का लक्ष्य था। सीधी बात है कि जनरेटर और अन्य जो निकाय हैं उनकी जिम्मेदारियों को ये परिभाषित करता है। कुल मिलाकर सीधी सीधी बात है कि इसमें पंजीकरण पहली चीज करवाइए और नियम जो सरकार ने बनाए हैं उसका पालन करिए। 2018 और 21 में इसे संशोधित भी किया गया था। इसके बाद अपना प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल है 2021। इसमें प्लास्टिक प्रदूषण को दूर करने के लिए या उससे निपटने के लिए और महत्वपूर्ण उपाय पेश किए गए थे और सिंगल यूज वाले प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने का उद्देश्य था। स्ट्रॉ और कटलरी जैसी वस्तुओं को खत्म करना ये इसके पीछे टारगेट था। कैरी बैग की मोटाई जो है उसको बढ़ाकर 75 से पहले 75 माइक्रोन और बाद में 120 माइक्रोन करने का जो टारगेट है उसको रखा गया। मतलब निर्देश दिया गया कि 120 माइक्रोन कम से कम होना चाहिए। कूड़ा कचरा इससे कम फैलेगा और नियम विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व इसमें स्थापित किए गए। इसके पश्चात आप देख रहे हैं कि संग्रह बिंदु और सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएं स्थापित करके नियम प्रभावी किया जाए। मतलब संग्रह बिंदु का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, हमने पीछे देखा ना कि फिर रीयूजेबल प्लास्टिक निर्माण किया जाए। तो रीयूजेबल कैसे होगा, मतलब आपने उसे यूज किया, घर ले आए बाजार से कोई सामान और फिर उसके बाद उस पन्नी को उस पैकेट को आपने फेंक दिया जमीन पर, तो रीयूज तो होने से रहा, वो जमीन को प्रदूषित करेगा। तो यहाँ उसके संग्रह का बिंदु होना चाहिए, कलेक्शन पॉइंट होना चाहिए जहाँ से कि उसे फिर उठाया जा सके और उसकी रिसाइकलिंग सुनिश्चित की जा सके, ऐसा होना चाहिए। यहाँ देख रहे हैं आप ओजोन क्षयकारी पदार्थ विनिमय नियंत्रण अधिनियम। अब ये जो नियम है, ये अधिनियम नहीं बल्कि नियम है, रूल है, ये सन 2000 का है। ओजोन डिप्लेक्शन में जो भी सबस्टेंसेस योगदान देते हैं उनका निपटान करना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत हमने यही प्रतिबद्धता जाहिर की थी, तो वहां से संरेखित होकर, वहां से अलाइन होकर यह नियम काम करता है। और इसमें आप देख रहे हैं जितने ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले हानिकारक पदार्थ हैं उनकी बिक्री, खपत और आयात बाहर से इंपोर्ट हो रहा है, उन सबको कंट्रोल किया जा सके। प्रमुख प्रावधानों में उत्पादन और खपत पर सख्त सीमाएं और निर्यात के लिए लाइसेंसिंग आवश्यकताएं इसमें आवश्यक होती हैं। मतलब लाइसेंस की आवश्यकता है सीधे तौर पर, तभी आप इस तरह के प्रोडक्ट बना सकते हैं और उसमें भी तमाम नियमों को आपको फॉलो करना होगा। इसके अतिरिक्त नियम ओडीएस से जुड़े हुए हितधारकों के रिकॉर्ड भी रखते हैं, रिपोर्टिंग को अनिवार्य बनाते हैं। नियामक कार्रवाइयों के खिलाफ पंजीकरण और अपील के लिए तंत्र भी स्थापित किए गए। अच्छी बात है। इसके बाद आप पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम को देख रहे हैं, यानी प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट। अब ये जो PPVFR एक्ट है, ये 2001 का है। पौधे की नई नस्लों के विकास को बढ़ावा देते हुए पौधे की किस्मों और किसानों के अधिकारों को सुरक्षित रखना उद्देश्य है इसका। इसमें किसान, पौधे के प्रजननकर्ता और शोधकर्ता, इन सभी के पास बौद्धिक संपदा वाला अधिकार होता है और किसानों की किस्मों के, मतलब किसानों के द्वारा फसलों की किस्मों के पंजीकरण के लिए एक रूपरेखा को इसमें तैयार किया गया है। अब जो अधिनियम ये है, इसके अनुसार पौधों के आनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण में किसान और समुदायों का योगदान पुरस्कार का विषय होगा। अगर वो उल्लेखनीय योगदान देते हैं तो पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक है, यहाँ जीनोम सेवियर कम्युनिटी अवार्ड और किसान पुरस्कार जैसे जो अवार्ड्स हैं वो मान्यता देते हैं, मतलब काम को सराहना देते हैं। अगर आप डाइवर्सिटी, जो पौधों की डाइवर्सिटी है, उस पर काम करते हैं जेनेटिकल तरीके से, तो ये सराहनीय विषय। और इसके अतिरिक्त पौधे के जो प्रजनक हैं, यानी इनके उत्पादन करता है, उनके अधिकारों को विनियमित करके किस्म पंजीकरण के लिए आवेदन प्रक्रिया का प्रबंधन करना, ये ट्रिप्स समझौता है। और विशेष रूप से अनुच्छेद 27 क्लॉज 3 क्लॉज बी के अनुपालन को सुनिश्चित करना, ये भी इसमें शामिल है। ठीक, ये आपने देखा। अगला आप देखें तटीय विनिमयन क्षेत्र, तटीय विनिमयन क्षेत्र CRZ अधिसूचना 2018 शैलेश नायक कमेटी की सिफारिशों पर यह आधारित है। इसका उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर सतत विकास को पर्यावरण संरक्षण के साथ बैलेंस करना और तटीय क्षेत्रों को 4 क्षेत्रों में वर्गीकृत करके अधिसूचना पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संरक्षण को इसमें जोड़ती है। ठीक है, जो इन्वायरमेंट के लिहाज से बहुत ही सेंसिटिव एरिया है उसको इससे कनेक्ट किया जाता है। और मछुआरों की आजीविका भी इसमें सुरक्षित रहती है, समुद्री पर्यावरण भी बना रहेगा और मछुआरों का काम भी चलता रहेगा, तो दोनों चीज एक साथ हो जाएगी। बड़ा दृष्टिकोण है इसमें, सतत विकास, धारणीय विकास की अवधारणा छिपी हुई है। अब हम देख रहे हैं वन महोत्सव। KM मुंशी के द्वारा अधिक वृक्ष लगाओ नाम का आंदोलन, ये 1950 में शुरू किया गया था और उसी को नाम दिया गया वन महोत्सव। देख लिया, 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई वन महोत्सव कार्यक्रम हर साल मनाया जाता है। लक्ष्य यह है कि मनुष्यों द्वारा लगाए गए वनों के क्षेत्रफल को बढ़ाना और जनता में वृक्षारोपण की आदत को पैदा करना।
अब आज के समय में पेड़ लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, जिसको मन करे वही खोद कर एक आध पौधे काट दे रहा है और सेल्फी लेकर वीडियो बनाकर पोस्ट कर दे रहा है। ठीक, वाहवाही लूटने का ये जमाना है ना, दिखावे वाला, तो दिखावा इस मामले में भी शामिल हो जाता है। लेकिन असलियत ये है कि उस पेड़ को बड़ा करना, उसे सुरक्षित रखना या उसे कटने से रोकना, नष्ट होने से रोकना, ये असली देखभाल है और ये असली उत्तरदायित्व है। ठीक है, तो भारत में पर्यावरण से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण संगठन हैं, जैसे कि पहला है भारतीय वन्यजीव बोर्ड। अब ये आपका इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ यानी IBWL, असल में 1952 में स्थापना इसकी की गई थी केंद्र सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से, मतलब सलाहकारी निकाय के उद्देश्य से। और ऐसा तब स्थापना की नौबत आती है जब ये महसूस होता है कि ब्रिटिश काल में बड़े पैमाने पर धड़ल्ले से शिकार हुआ। कानून अंग्रेजों ने भी बनाए थे, लेकिन जैसा आपको पीछे बताया कि अपने फायदे के लिए बनाए थे। देखने में तो लगता था कि वो संरक्षण के लिए हैं, लेकिन वो संरक्षण नहीं था। भारतीयों को वनों के उपयोग से रोककर अपने उसका एकदम दोहन करना, ये पर्पस था। ठीक है, तो अंग्रेजों के जो कानून थे उससे हमारे जंगल बहुत ज़्यादा कट गए और बेहिसाब शिकार हुआ, तो इससे बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर आ गई। ठीक है, तो इसलिए आवश्यकता महसूस की गई कि भारतीय वन्यजीव बोर्ड बनाया जाए। राष्ट्रीय हरित अधिकरण है NGT। अदालतों में लंबित मामलों की कोई कमी नहीं है, बेहिसाब संख्या है, तो ऐसे में पर्यावरण से संबंधित जो जनहितकारी मामले हैं वो भी उलझ जाएंगे वहाँ जाकर, तो इनके लिए अलग से ट्रिब्यूनल बना दिया जाए। तो 2010 में एक अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की जाती है। अब इसमें आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये 2 देश हैं। इनके बाद भारत पर्यावरण संरक्षण के लिए एक सिचुएटरी बॉडी बनाने वाला, एक वैधानिक निकाय बनाने वाला तीसरा देश। NGT का कुछ क्षेत्रीय मुख्यालय भी है, जोनल ऑफिस है, और इसका जो जोनल हेडक्वार्टर है वो भोपाल, पुणे और कोलकाता में है, साथ में चेन्नई में भी है। उद्देश्य वही है, पर्यावरण के विवादों को सुलझाना, पर्यावरण कानूनों का पालन सुनिश्चित करना, उसके लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म। NGT भारत में पर्यावरण के नियमों को लागू करने और सतत विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देख लिया। अगला देखते हैं, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण। अब ये जो भूजल प्राधिकरण है ये केंद्रीय भूजल बोर्ड के अंतर्गत, मतलब 1970 में स्थापित हुआ था भूजल बोर्ड, ग्राउंड वाटर बोर्ड, और इसमें भूजल संसाधनों के वैज्ञानिक प्रबंधन और विनिमय के संबंध में जितने भी नियम कायदे हैं या जो इसके रूल रेगुलेशन है उन पर काम किया जाता है। तो इस मामले में ये भारत की सर्वोच्च एजेंसी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित जो CGWA है उसके पास भूजल निष्कर्षण की आवश्यकता वाले जितनी भी इंडस्ट्री है और जितने भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्रोजेक्ट हैं उनको विनियमात्मक निर्देश देने की एक अधिकार सूची होती है। ठीक है, मतलब उन्हें निर्देशित करना इसके अधिकार में होता है। ये NOC होता है, NOC अगर मिल जाएगा तो ही आप वो काम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब NOC के अनुपालन के लिए भी बहुत सारी शर्तें होती हैं और उसी आधार पर आप ग्राउंड वाटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अधिकारियों को नियुक्त करने और दंड लागू करने की अपनी शक्तियों के साथ जो CGWA है ये इस तरह के महत्वपूर्ण संसाधन की सुरक्षा, जिम्मेदारी और विकास को बढ़ावा देने का काम करता है और देश भर में ग्राउंड वाटर की कमी और प्रदूषण की चुनौतियों का समाधान करने में सहयोग करता है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण 2003 में स्थापित हुआ था। जैविक विविधता अधिनियम 2002 को लागू करने के उद्देश्य में ये महत्वपूर्ण अपना किरदार अदा करता है, भूमिका निभाने का काम करता है। वैधानिक निकाय है, ये आपने पीछे भी देखा था। तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है जैव विविधता का संरक्षण, सतत संसाधन इस्तेमाल, मतलब सस्टेनेबल तरीके से जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका हम इस्तेमाल करें। और क्यों करें वो चीज़ आप जानते हैं, मतलब हम भी इस्तेमाल कर लें, हमारे साथ वाले जितने जीव जंतु हैं पृथ्वी पर वो भी उसका इस्तेमाल अपनी आवश्यकता के हिसाब से करें और हम भविष्य के लिए भी बचा कर रखें। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को विनियमात्मक सलाहकार निकाय के तौर पर यह प्राधिकरण गठित होकर काम करता है, मतलब सलाहकारी भूमिका है इसकी सीधे तौर पर। और NBA विरासत स्थलों और प्रबंधन प्रथाओं के चयन पर सलाह देता है। और राज्य जैव विविधता बोर्ड जो है ये संबंधित मामलों में राज्य सरकार को सलाह देने का काम करता है। सीधी बात है, जो केंद्रीय है वो केंद्र को देगा और जो राज्य स्तरीय है वो राज्य को देगा, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं। अब आगे चलते हैं, ये आप उसी को अंग्रेजी में देख रहे हैं। यहाँ देखिए वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। तो वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो जो है यानी WCCB, ये वन्यजीवों से संबंधित जो अपराध है उन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से लाया गया है। वैधानिक निकाय है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। और सीधी बात है, मिनिस्ट्री कौन सी होगी? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन। 1972 का जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है उसी के प्रावधानों के तहत इसे 2006 में स्थापित किया जाता है।
तो जितने भी संगठित वन्यजीव अपराध भारत में होते हैं उनसे निपटने में ये सहयोग करेगा और भारत सरकार को सलाह देगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जितने भी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम कर रहे हैं उनके साथ सहयोग करेगा और जितने भी वन्यजीव अपराध के मामले हैं उन्हें कम से कम करने की दिशा में काम करेगा। ठीक, तो इसकी प्रभावशीलता स्पष्ट है, मतलब इसके उद्देश्य आपने देखे। अब ये जो क्राइम कंट्रोल ब्यूरो था, इसके पश्चात आप भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट को देख रहे हैं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। स्थापना होती है नवंबर 1998 में। वन विभाग मंत्रालय यानी वन मंत्रालय कुल मिलाकर उसी के सौजन्य से किया जाता है इसे, और ये एक प्रकृति संरक्षण संगठन है। वन्य जीवों की संख्या बहुत तेजी से कम होती जा रही है और उसी के जवाब में या उसी की समस्या से निपटने के लिए WTI का गठन होता है। ये एक पंजीकृत चैरिटी है, अधिनियम, आयकर अधिनियम जो है उसके तहत। ठीक है, और यह पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमी हिमालय की जो तराई है, पश्चिमी हिमालय का पूरा क्षेत्र है और हिमालय की तराई है, दक्षिणी घाट है। दक्षिणी घाट का मतलब यहाँ पे पूरा नीचे का एरिया आ जाएगा। मध्य भारत और सुंदरवन है। समूचा भारत जहाँ जहाँ जैव विविधता है, जितने भी महत्वपूर्ण परिदृश्य हैं उन पर यह ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, उद्देश्य बिल्कुल सीधा है। जितनी भी लुप्त प्राय प्रजातियां हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, उनको और उनके आवासों को सुरक्षित रखना। जैसे कि सारस क्रेन है या क्रेन सारस है, तो उसके संरक्षण के लिए समर्पित परियोजना अलग से चल रही है। ऐसे ही और भी जीव हैं जिन्हें कि इसमें कैटेगराइज किया गया है। अगला आप देख रहे हैं, अच्छा ये ट्रस्ट जो वाइल्ड लाइफ है इसको अंग्रेजी में आप देखें। अगला आप देख रहे हैं राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, NBWL। अब यह वन्यजीव संरक्षण के लिए एक प्रमुख प्राधिकरण है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और जो पर्यावरण मंत्रालय का मंत्री होता है, मतलब उस मंत्रालय का मंत्री होता है, वो इसमें उपाध्यक्ष होता है। बोर्ड में अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री और विभिन्न केंद्रीय मंत्री और भी शामिल होते हैं। तो कुल मिलाकर NBWL जो है ये वन्यजीव और वन संरक्षण नीतियों पर सरकार को सजेस्ट करता है, सलाह देता है। इसमें जो नेशनल पार्क है उनकी सीमाओं में अगर कोई रद्दोबदल करना है तो उससे संबंधित चर्चा भी होती है। इसकी स्थायी समिति जो कि तिमाही बैठक करती है, ये भारत में प्रभावी वन्यजीव प्रबंधन को सुनिश्चित करने की पूरी भूमिका अदा करती है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर अब अगला देखने की बात ही नहीं है, बात यहीं समाप्त हो जाती है। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ यानी NBWL को आपने अंतिम में देखा है। कुल मिलाकर पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हुए जितने भी अधिनियम और मामले थे, सबको हमने इस पूरे वीडियो में कवर किया है।